Result card, as you know that you can see on the result card there are a number of different types of information. For example, what is the name of student and his roll number, birth date, and some other information you can say. But most important part of result card is the detail about the subjects and their marks. And you can see on that result card के जो subjects होते हैं उसमें subjects का name होता है, subject के जो total marks होते हैं, and the obtain marks जो कि आपने किसी specific subjects में जो marks obtain किए होते हैं वो उसकी detail होती है. Then you can see the percentage of those marks and grades of those marks, and finally you can see at the end of all these subjects, ठीक है, उन subjects के नीचे हमें क्या नज़र आता है, ग्रैंड टोटल, कि आपके टोटल जो 5 सब्जेक्ट्स हैं या 10 सब्जेक्ट्स हैं जितने भी हैं व्हाटएवर, तो उसका टोटल सम क्या है. देन यू कैन सी द ओवरऑल ग्रेड एंड ओवरऑल परसेंटेज. तो ये हम करेंगे, ठीक है. Okay, sir. ओके सो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे रिजल्ट कार्ड की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है. तो हो सकता है कि दिस मे बी डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट कार्ड यू हैव, बट the main idea is same. Okay, at the top of the result card you can see the name of school or college or university. So for example, UMT is the name of institute. Then you can see name of student, for example, then his ID, father name, date of birth, तो ये तो हमारे पास एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी रिजल्ट कार्ड पे किसी तरह से भी वेरी कर सकती है. किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, बट नॉर्मल केसेस में आईडी, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा होता है. Okay, next is the main important part of this result card is this section. Number one is serial number and then name of subject, then total marks, obtained marks, percentage, so for example कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें टाइप करने हैं, तो सीरियल नंबर हम कैसे लिखेंगे, राइट टू फर्स्ट नेम्स, फर्स्ट नंबर्स, and then select all of those numbers and drag from the copy sectors, and you can see लिस्ट आ गया हमारे पास 5 नंबर्स की. उसके बाद सब्जेक्ट्स नेम है, टोटल मार्क्स, एंड द ऑब्टेन मार्क्स. उसके बाद आप देखेंगे
के नीचे लिखा होगा टोटल, टोटल जो भी होगा वो बाद में देखते हैं अभी। उसके बाद लिखा होगा जी परसेंटेज देन ग्रेड। अब हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है, असल तो जो मैंने अभी लिखा है दिस वन इज स्टैटिक डेटा। इसमें तो कोई इतनी लॉजिक नहीं है कि आपको क्या करना है, जो भी सामने नज़र आ रहा है वो हमें टाइप करना है यहाँ पे, यानी कि जो रिजल्ट शीट पे आपको मार्क्स ऑब्टेन नज़र आ रहे हैं वही टाइप करने हैं। ज़ाहिर इसमें तो चेंज हम कर नहीं सकते ना। तो ये डेटा हमें कहीं से मिलेगा, किसी स्टूडेंट के रिजल्ट से मिलेगा, और हमें भी पता होगा कि किसी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कितने हैं। जैसे मैंने लिखा है इंग्लिश के 75 हैं जबकि मैथमेटिक्स के 100 हैं, और उनके ऑब्टेन मार्क्स भी हमें गिवन होंगे। स्टूडेंट का नेम भी गिवन होगा, उसका फादर नेम भी गिवन होगा, उसका आईडी भी गिवन होगा, सब कुछ गिवन है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ कैलकुलेटेड नहीं है। तो यू हैव टू स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक पेज। ओके, हमें नजर आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि हमें इसे फॉर्मेट करना चाहिए ना। यानी फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कि ये मेरा हेडिंग है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेक इट सेंटर अलाइन। इसकी हेडिंग साइज चेंज कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारा इंटरनल सेक्शन है, हम इसको बॉर्डर असाइन कर देते हैं। ताकि इसकी जो लुक है वो हमें बेहतर लगे। ठीक है, तो और भी इस तरह से जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं, इसको जो हमारा रिजल्ट कार्ड होगा उसको उसके अकॉर्डिंगली हम इसको अरेंज करेंगे। यानी जो रिजल्ट कार्ड आपके पास अगर मैट्रिक का है या इंटर का है, तो आप उसको देखें और उसके हिसाब से देखें कि कहाँ कौन सी चीज़ हमें सेट करनी है। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमें फाइंड ये करना है कि हमारे पास जो परसेंटेज है किसी एक सब्जेक्ट्स की, यानी कि 75 तो मार्क्स हैं टोटल, एंड दैट पर्सन गॉट 54 marks out of 75. So what is the percentage of this 54 out of 75, and how you can find this one? क्या फार्मूला होगा इसका? अगर हम बात करें कि हमें परसेंटेज निकालनी है कि अगर आपके पास 75 मार्क्स हैं और उसमें से 54 आपने ऑब्टेन किए हैं, तो कितने परसेंट होंगे ये? इसका क्या फार्मूला हो सकता है? सर ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स पर और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, एग्जैक्टली। तो आपको इसी तरह से करना है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज अ फार्मूला। तो किसी भी फार्मूला को जब हमें टाइप करना है एक्सेल में, ठीक है, तो बिफोर टाइपिंग एनी फार्मूला यू हैव टू टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन। यानी इक्वल साइन का मतलब है कि यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस। हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कोई फार्मूला टाइप करना है, कोई इक्वेशन लिखनी है, कोई फंक्शन लिखना है यहाँ पे, एंड दोज फंक्शंस और इक्वेशंस और फार्मूलाज आर यूज्ड टू कैलकुलेट समथिंग, राइट? यस सर। जी। So before typing any calculation, before typing any formula, before typing any equation or some arithmetic operations, you need to type first of all equal sign. तो इक्वल साइन इंडिकेट्स दैट कि यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशंस करने लगे हैं। जैसे मैंने पहले 54 लिखा था, तो उससे पहले मैंने इक्वल साइन ही लिखा था, क्योंकि वहाँ पे कोई कैलकुलेशंस हम कर नहीं रहे थे ना। बट नाउ यू वांट टू कैलकुलेट समथिंग, and that something is percentage, and this percentage will be obtained by using a formula that is called obtain marks divided by total marks multiplied by 100। तो ये मेरा फार्मूला है, जो मेरी इक्वेशन है। तो इक्वल, अब obtain marks कहाँ पे है,
कहाँ पे 54 लिखा हुआ है, उस सेल का नेम क्या है? G12 जी G12 G12, यानी उस सेल का नेम है G12। तो इट मीन कि अगर मैं 54 लिखूं या G12 लिखूं, बात एक ही है ना। यानी कि देखिए मैं 54 लिख दूं yes यहाँ sir पे, और उसके बाद मैं लिखूं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं 75, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो आता है रिजल्ट ये 72 आता है। ठीक है, लेकिन ये तो फिक्स हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे 54 को चेंज करूँगा, अगर मैं 56 कर दूंगा, तो देखिए वो 72 तो चेंज नहीं हुआ ना। तो इस मीन कि yes आप sir फिक्स फार्मूला नहीं लिख सकते, यू हैव टू यूज़ सेल एड्रेसेस। तो सेल एड्रेस क्या है कि हमें ये देखना है कि वो जो नंबर 52 है उसका सेल एड्रेस क्या है। उसका सेल एड्रेस है G12। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 52 यू हैव टू टाइप G12। देखिए जैसे मैं G12 लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो जो सेल है वो हाईलाइटेड हो गया है, यानी ब्लू कलर का आपको एक हाईलाइटेड बॉक्स नज़र आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये वो सेल है जिसको आप यहाँ फार्मूला में यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये एक तो आपको हिंट भी दे रहा है कि आप किस वाले सेल को यूज़ करें, दूसरा आपकी अगर मिस्टेक हो जाएगी उसको आइडेंटिफाई कर देगा। यानी सपोज कि अगर मैं गलती से G की बजाय J लिख दूँ, J12 कर दूँ, तो देखिए उसने मुझे इंडिकेट किया कि ये वो नंबर है जहाँ पे, जबकि यहाँ तो नंबर मैं तो लिखना चाह रहा था 52 वाले सेल को। तो आप पूरी तौर पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम एरर्स है, यू हैव सम टाइप ऑफ मिस्टेक है, तो आप उसको इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हैं। और ये क्योंकि कलर भी शो कर रहा है आपको, यानी अगर मैं यहाँ पे /K9 लिख दूँ, तो देखिए जब मैंने दूसरे सेल का नाम लिखा है तो उसने मुझे दूसरे सेल को डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है। तो ये आपको ये भी बताएगा कि आप जिस सेल को लिख रहे हैं उसका कलर इंडिकेट करेगा कि इसकी लोकेशन क्या है। तो यू कैन इजीली गेस दैट कि विच पार्ट ऑफ योर इक्वेशन इज रॉन्ग, कि कौन से वाला हिस्सा जो है वो आपका रॉन्ग है। तो आप उस पार्ट पे जाएंगे और जस्ट करेक्ट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखें जिस एरिया पे जाऊँगा तो वो मैं उसको यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने J12 नहीं लिखना था, मैंने G12 लिखना था, तो यू हैव टू चेंज हेयर G12। तो अब आप देखें कि वो जो बॉक्स है ब्लू कलर का, वो आपके उसी सेल पे आ गया है जो आप लिखना चाह रहे थे। यानी मैंने 52 ही की परसेंटेज फाइंड करनी है ना, नहीं 52 इज माई yes sir ऑब्टेन मार्क्स, तो वो मैंने लिख दिया, सही हो गया। उसके बाद देखिए आपको जो सेकंड सेल है जिससे मैं डिवाइड करना था वो करना था ऑब्टेन टोटल मार्क्स से। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स के अंदर भी मिस्टेक है, एंड द हाईलाइटेड सेल इज दिस वन, जबकि वहाँ तो टोटल मार्क्स लिखे नहीं हुए। द एक्चुअल सेल विल बी F12, यानी मेरे टोटल कहाँ पे लिखा हुआ है F12 में। तो दैट मीन कि यू नीड टू चेंज दिस K9 टू F12। तो ये देखिए आपको उसने इंडिकेट कर दिया है कि ये आपके दो सेल यहाँ यूज़ हो रहे हैं, एक 52 जिसमें वैल्यू लिखी है, एक 72 जिसमें वैल्यू लिखी है। 52 का एड्रेस ब्लू कलर के हाईलाइटेड है, तो वो ब्लू कलर का फार्मूले में एड्रेस देखें G12, जबकि रेड जो है वो F12 है। तो अगर आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप इसको यहीं पे सही करें बिफोर गोइंग नेक्स्ट। ठीक है, तो जो है डिवाइड तो कर लिया। तो फार्मूला मेरा क्या था कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 क्योंकि फिक्स है तो वो मैं यहाँ पे 100 ही लिखूँगा। तो जब भी आपने परसेंटेज निकालनी होती है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ 100 एनी टाइम, एवरी टाइम। तो देखिए नाउ यू कैन सी आंसर इज 69। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ इस वैल्यू को, इसको से 52 की बजाय अगर 54 कर दूँ, तो यू कैन सी द आंसर चेंज। तो एक्सेल के जो फार्मूलाज होते हैं या इक्वेशंस होती है डायनामिक होती है। डायनामिक मीन कि इफ़ यू चेंज द वैल्यू ऑफ दो सेल्स विच आर यूज इन द फार्मूला,
तो एज पर द चेंज ऑफ वैल्यू द आंसर विल बी चेंज आल्सो. सो यू डोंट नीड टू टाइप फार्मूला अगेन एंड अगेन. यानी ये नहीं कि हर बार जब भी कोई चेंज लाएंगे तो फार्मूला फिर से टाइप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. You have to change only one time and save this sheet. So whenever another person want to get a same result card, type his name marks here, तो आपको उसका result card मिल जाएगा. Okay, in the same way you have to type the equation for all of the other cells. यानी मुझे क्योंकि सारे पांच सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकालनी है, तो यही फार्मूला मैं नेक्स्ट फिजिक्स के मार्क्स की परसेंट निकालने के लिए यूज़ करूँगा. इक्वल where is the obtained marks of physics. ठीक है, कहाँ पे है? G13 divided by, and where are total marks of physics? F13 multiply by 100. तो क्योंकि 100 ही टोटल मार्क्स हैं, 100 ही में से परसेंट निकलती है, तो आंसर भी था सेम. तो इस केस में आंसर 76 ही. अगर जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वही परसेंटेज भी होती है. अच्छा, ये तो इसका लगे मुझे हर एक सब्जेक्ट के लिए यही काम करना पड़ेगा ना. 5 सब्जेक्ट्स हैं तो इतना मसला तो नहीं है, आपको कर सकते हैं इजीली. बट इफ दिस लिस्ट इज अराउंड 100 सब्जेक्ट्स या 1000 सब्जेक्ट्स, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको करने के लिए. तो इसको बेहतर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ईच फार्मूला फॉर ईच सब्जेक्ट्स, you just need to copy one formula and paste in all other cells. यानी मुझे सिर्फ एक जगह ही कॉपी करना है, एक जगह ही टाइप करना है, वहीं से कॉपी करके बाकी जगह पेस्ट करूंगा तो आंसर सबके निकलेंगे खुद ही. जैसे मुझे सेकंड फार्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं थी. जब मैंने फर्स्ट फार्मूला टाइप कर लिया है, मैं इसी को करूंगा कॉपी. उसके बाद मैं जहाँ भी जाना चाह रहा हूँ, जिस सेल पे इसको डालना चाहूँ उनको सिलेक्ट करूँगा and press Ctrl V and you will get the answers. यानी कॉपी पेस्ट, तो फार्मूलाज कॉपी पेस्ट हो जाते हैं. ठीक है, और कॉपी करने का प्रोसीजर क्या है? वही प्रोसीजर से हम डेटा कॉपी करते हैं. Ctrl C फॉर कॉपी, यानी क्लिक ऑन द सेल जहाँ पे आपने फार्मूला टाइप किया वहाँ क्लिक करें, उसे सेलेक्ट करें एंड प्रेस Ctrl C. कॉपी हो गया. उसके बाद आपने जिस सेल पे इसको पेस्ट करना है उन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लें. वो 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं. तो आफ्टर सेलेक्टिंग दो सेल्स प्रेस Ctrl V टू पेस्ट. एक और तरीका भी हो सकता है. कौन सा हो सकता है? कौन बताएगा? कॉपी करने के एक और मेथड भी है. कॉपी सिलेक्टर से. कॉपी सिलेक्टर से. तो आप इस स्मॉल बॉक्स को पकड़ें, ड्रैग डाउनवर्ड, so you can see the results. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, जो फॉर्मूला आपने टाइप किया था उसमें आपने क्या लिखा हुआ था? G12 डिवाइडेड बाय F12. जबकि जो फॉर्मूला यहाँ टाइप होके आया है, जो मैंने कॉपी करने के बाद उसको मैं चेक करता हूँ, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो यू कैन सी हेयर G14. अब यहाँ 12 नहीं लिखा हुआ, G14 लिखा हुआ है एंड F14 लिखा हुआ है. तो जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो ये रिलेटिवली एड्रेस चेंज करता जाता है. तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एड्रेस, ये जो एड्रेस लिखा है F12 या G12, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस. कौन सा एड्रेस है ये? रिलेटिव एड्रेस है कि whenever you copy this address to some other location, it change its location or its formula relatively to that cell or column. यानी जिस सेल में कॉपी करेंगे उसको जिस जगह पे कॉपी करेंगे. जैसे ये मेरा फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है G12 में, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. उसके बाद मैं नीचे 10 रोज नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ. ठीक है, यहाँ तो एरर आएगा लेकिन फार्मूला पेस्ट होके आ गया. तो क्या लिखा है यहाँ पे? G22. तो जितने सेल रिलेटिवली आप मूव करेंगे
उतने ही सेल रिलेटिवली इसमें ऐड हो जाएंगे। और अगर सपोज मैं इसको इस साइड पे लेके जाता हूँ, यहाँ के पेस्ट करते हैं, तो यू कैन सी है, तो जितने सेल हम राइट साइड में मूव करेंगे उतने ही कॉलम ये इसमें ऐड कर रहा होगा। तो ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड relative address. So relative address is a variable address that will be varied as per the location of the particular cell or column or row where you can copy that formula. What the point? सर एक बार ये रिपीट कर दें इसका रिलेटिव एड्रेस की डेफिनेशन, वो नोट कर Relative लें। address की definition ये है कि relative address is a variable address which can be varied as per the location of the cell, location of the row or column where you copied that from that cell. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, relative address is variable address which can be changed relative to column or row where it is copied. तो परसेंट निकालना आ गया आपको? यस सर। किसी को पता नहीं चला अभी बताए मुझे? ठीक है, परसेंट निकल आइए। Okay, next problem is you want to find the sum of all these subjects total marks, यानी total marks of all these subjects, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को मिला के कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं या कितना उनका टोटल है, उनका ग्रैंड टोटल कितना है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 100 इंग्लिश के, 75 इंग्लिश के हैं, फिजिक्स के 100 हैं, 100 ये 300 और ये 450 बन रहे हैं टोटल। तो हम ये 450 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू टाइप सम फार्मूला है, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कोई ना कोई। इक्वेशन ऐड करने की इक्वेशन बहुत आसान है। क्या इक्वेशन हो सकती है ऐड करने की? इज इक्वल लिख के सारे ये जो हैं F12 से लेके F12 F प्लस F13 प्लस F14 से ऐड लेके करते हैं। तो F16 तक पहला जो इंग्लिश के सर मार्क्स, सामने लिखेंगे। इंग्लिश के मार्क्स कहाँ लिखे हुए हैं? F12 में प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस F16, 5 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ देख भी सकते हैं कि हर सेल का जो रेफरेंस लोकेशन का कलर है वो चेंज है, यानी पहला ब्लू है, फिर रेड है, उसके बाद पर्पल है, फिर ग्रीन है, फिर वॉयलेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक का जो कलर है वो चेंज है, ताकि आप आसानी से इसको रिकग्नाइज कर सकें कि विच पार्ट ऑफ योर इक्वेशन और फार्मूला इज रॉन्ग। तो ये 450। ठीक है, तो इन द सेम वे यू हैव टू राइट अ फार्मूला फॉर टू obtain मार्क्स। तो वो या तो हम दोबारा से लिख सकते हैं उसको या कॉपी कर लें। ठीक है, तो चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, ताकि कॉपी कर लेंगे तब भी बात सेम है कि G12 प्लस G13 सर इसका एक प्लस और G14 फार्मूला भी तो होता है, G15 G16। सॉरी, ये देखिए मैंने गलती की है, तो उसने इंडिकेट कर दिया कि ये लोकेशन ये वाली है।
तो अगर आप थोड़ा सा आंखें खोल के कर रहे होंगे तो आप फौरी तौर पे समझ जाएंगे कि आपसे मिस्टेक हुई है, तो उसको सही करना है। तो यू हैव टू चेंज दिस एज 16 की इंस्टेड ऑफ E16 G16। तो ऑब्टेन मार्क्स जो स्टूडेंट लिए हैं दैट इज 310 आउट ऑफ 450। जी स्टूडेंट, आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे? ओके, अब अगर हमें ओवरऑल परसेंटेज चाहिए जो यहाँ लिखी जा सकती है, वो तो हर नीचे भी हम कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ भी हम कर सकते हैं। हाँ, परसेंटेज चलें यहाँ लिख लेते हैं। Okay, what is the percentage, overall percentage of this student? यानी स्टूडेंट ने जो परसेंटेज ली है टोटल ओवरऑल मार्क्स की, वो कितनी बनती है? ये कैसे आएगी? फार्मूला तो सेम है, वही वाला अभी हमने किया है। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन मार्क्स इस केस में, क्योंकि हमें ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल के मार्क्स जो हमने ऑब्टेन किए वो कितने? 310। तो हम यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं 310 इज 310 G17। G17 की जो अमाउंट है दैट इज ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय F17 is a total marks of all these subjects multiply by 100. So 68 is the average marks of this student overall. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर सबको? यस सर। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं कर समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नो सर। नो सर। ओके, अब हम ये करना चाहते हैं कि ग्रेड फाइंड करना चाहते हैं। ग्रेड क्या होता है पहले तो मुझे बताएं। ग्रेड के कुछ रूल्स होते हैं, पहले हमें रूल डिफाइन करने पड़ेंगे। यानी ग्रेड रूल्स क्या हैं कि इफ लेस देन 50 है मार्क्स तो उसका ग्रेड क्या होगा? F। ग्रेटर देन इक्वल 50 हो बट लेस देन सपोज 60 हो तो ये ग्रेड है D। ग्रेटर देन इक्वल 60 हो लेस देन हो 70 ये ग्रेड है C। ग्रेटर देन इक्वल 70 हो एंड लेस देन 80 तो ग्रेड है B। ग्रेटर देन इक्वल 80 हो तो ग्रेड है A। ये क्या है जी? ये आपके ग्रेड रूल्स हैं। अच्छा चलिए, ग्रेड निकालने से पहले हम ये भी देखना चाहते हैं, को ओवरऑल स्टेटस देखना चाहते हैं स्टूडेंट का कि स्टूडेंट पास है या फेल है। यानी यहाँ सिर्फ ये लिखा आ जाए पास या फेल। पास या फेल होने का रूल क्या है? पास फेल का ये रूल है कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50
तो पास, और इफ लेस देन 50 देन फेल। ये मेरा रूल है पास फेल का। तो पहले हम, क्योंकि ये रूल ज़रा आसान है, तो हम इसको बनाते हैं, फिर बाद में हम ऊपर की बात करते हैं। अच्छा, ये 50 क्या है, या ये 50, 60, 70 जो मैंने लिखा वो बेसिकली है क्या? दैट इज़ परसेंटेज। ये जो मैंने निकाली है अभी परसेंटेज ओवरऑल, ये उसकी हम बात कर रहे हैं कि इफ़ ओवरऑल परसेंटेज इज़ लेस दैन 50 तो स्टूडेंट फेल है, बट इफ़ दैट परसेंटेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 then the status of that student is passed. हम यहाँ पे या तो पास या फेल लिखना चाहते हैं ना, लेकिन अच्छा, before doing this one we have to learn something, some new concept, that is a function. Function or formula. एक फंक्शन क्या होता है? Function is a pre-built program to calculate something. ये कुछ कैलकुलेट करने के लिए, कुछ ड्राइव करने के लिए एक प्री बिल्ट प्रोग्राम है, एक छोटा सा मॉड्यूल है। यानी फंक्शन इज अ प्री बिल्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट समथिंग or perform some calculation, you can say. For example, पावर क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर फाइंड करना। ठीक है, आपको पता है कि हम नॉर्मल तो किस तरीके से कोई पावर कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे फर्स्ट मैं आपसे कहूँ कि नंबर इज़ 5 एंड इट्स पावर इज़, इसकी पावर कितनी है मैं यहाँ लिख नहीं सकता वैसे, लेकिन चलो पावर कितनी है इसकी 7, यानी 5 पावर 7। इसका आंसर क्या है? बता सकता कोई आप में से? 5 की पावर 7 का आंसर क्या होगा? सो दिस इज नॉट इजी टू कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट मीन कि दिस इज नॉट इजी टू कैलकुलेट। ये प्लस माइनस की तरह नहीं है कि दो नंबर को प्लस करना है या माइनस करना है तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर लें कोई। वो तो आसानी से हमने देखा, भी परसेंटेज भी हमने निकाली, उसमें से डिवाइड कर रेट किया हमने या मल्टीप्लाई किया। तो डिवाइड करना सिंपली या मल्टीप्लाई करना या सबट्रैक्ट करना तो आसान होता है, लेकिन अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स टाइप की कैलकुलेशंस करनी हो तो वो मुश्किल हो जाता है अगर हम मैनुअली करें तो। वैसे अगर हम अब इसे मैनुअली करना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस लाइक 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 7 टाइम आपको 5 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 5 को। ठीक है, तो फिर इसका आंसर आएगा। ये तो चलो ऐसे हो गया, कर लें। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे निकालेंगे? तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आंसर आप कर भी सकते हैं कैलकुलेट, मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन दैट टेक्स टाइम। तो यू कैन यूज़ सम टाइम कैलकुलेटर फॉर दिस पर्पस। कैलकुलेटर पे हमारे पास इस किस्म के फंक्शंस बने होते हैं, स्क्वायर रूट, पावर एंड सम अदर थिंग्स। ठीक है, तो जिसको यूज़ करके हम विद इन फ्यू सेकेंड, 1 सेकेंड वो आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यही जो कैलकुलेटर के फंक्शंस हैं वही फंक्शन एक्सेल में भी अवेलेबल है उसी तरह के। जैसे एक्सेल में कैलकुलेटर पे आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है, तो ऐसे ही फंक्शन हमारे पास एक्सेल में भी है, तो वो फंक्शन हम यहाँ यूज़ करेंगे। So that's why a function is a pre-built program that can use first to do something that is, for example, calculation. जैसे कि सर फंक्शन और फॉर्मूला सेम चीज है? हाँ, फॉर्मूला सेम है।
एक्सेल में काफ़ी डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं। अगर हम यहाँ पे देखें फार्मूलाज की एक टैब नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन है, मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं एंड मोर फंक्शंस। तो एक लंबी लिस्ट है इन फंक्शंस की। ये पहले तो उनकी कैटेगरीज हैं, लेकिन जब आप किसी एक कैटेगरी के ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो यू कैन सी नंबर ऑफ फंक्शंस है। तो ये फंक्शन इस तरह से, अगर मैं डे टाइम को क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी है डे टाइम फंक्शंस। फाइनेंशियल को क्लिक करते हैं तो फाइनेंशियल फंक्शन की लिस्ट आ रही है। ठीक है, इस तरह बहुत से फंक्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसका लेकर अब हम, क्योंकि ये जो हम स्टेटस फाइंड करना है कि इधर स्टूडेंट इज पास और फेल और इफ व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ दैट स्टूडेंट, ए है, बी है या सी है, तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं है। दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैलकुलेशन एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज अ फंक्शन, प्री बिल्ट फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे प्री बिल्ट फंक्शन यूज़ करना है और उसको यूज़ करके हम अपना काम कर सकते हैं। ओके, कोई भी फंक्शन है तो वो असल में होता क्या है, कैसे काम करता है। आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंप्यूटर इज़ a device which can accept some inputs and process those input and return some results. तो इनमें के कंप्यूटर आपसे इनपुट्स लेता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट रिटर्न में मिलती है। सेम कंसेप्ट इज विद फंक्शन। फंक्शन इज ऑलवेज गेट सम डेटा फ्रॉम यूजर एज इनपुट्स, तो हमें पहले इसको इनपुट्स देनी पड़ेंगी, फिर फंक्शन अपना प्रोसेस परफॉर्म करेगा एंड देन इट रिटर्न सम आउटपुट्स। ये चीज़ करेगा। तो इनपुट्स हमें देना पड़ती है इसमें, वो इनपुट्स जब इसमें जाएंगी तो ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा एज ए आउटपुट। इन इनपुट्स को हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स बोल सकते हैं या पैरामीटर्स बोल सकते हैं, या आप इसको जो हम फंक्शन को इनपुट्स देंगे उसको हम आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हाउ मेनी पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स यूज फॉर एनी टाइप ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन में आपको एक इनपुट देना होती है, एक आर्गुमेंट देना होती है, किसी में 2 करनी होती है आपको, किसी में आपको 4 पास करना होती है। तो ये डिपेंड करता है ऑन दैट पर्टिकुलर फंक्शन। रिजल्ट तो वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं अगर पावर का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो ये मुझे उस नंबर की पावर रिटर्न करेगा। अगर मैं स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो ये मुझे उस नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास उसका स्टूडेंट का स्टेटस आएगा कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो इसके लिए हमारे पास, अब क्योंकि दिस इज अ कंडीशनल थिंग, ये कंडीशनल है ना, कि इफ स्टूडेंट्स हैज 50% मार्क्स आर ग्रेटर देन 50% तो वो पास है, अदरवाइज फेल है। तो कंडीशन लग गई, तो दैट इज कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, देखिए 2 तरह की डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, उनमें से एक जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी हमने एक और पढ़ी थी शुरू में, ये देखें, ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ये जो लिखी है मैंने, जिसमें अर्थमेटिक फार्मूलाज यानी प्लस माइनस डिवाइड यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। तो ये है हमारी अरिथमेटिक अरिथमेटिक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड या सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ हो रहा होता है। जबकि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें कोई कंडीशन होती है कि इफ़ समथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स। इन ट्रू का जैसे मैं कहूँ कि इफ़ नंबर, मैंने स्टेटमेंट ये है कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो अगर नंबर हमें वाकई ग्रेटर देन 50 होंगे तो आंसर विल बी ट्रू, यानी मेरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन अगर वो नंबर मेरे 50 से ग्रेटर नहीं है बल्कि लेस देन है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का आंसर हमेशा या तो फॉल्स ट्रू आता है
या फिर फॉल्स आता है। दो रिजल्ट के अलावा इसका कोई रिजल्ट नहीं होता। अरिथमेटिक स्टेटमेंट का तो आंसर कोई भी नंबर हो सकता है ना, कोई भी डेसिमल नंबर हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट आंसर विल बी ओनली ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी वो अगर जो नंबर हमने पूछा है कि ये नंबर 50 से बड़ा है या लेस है, तो अगर वो वाकई 50 से बड़ा है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ चेक करनी होगी, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं देख लूँ कि नंबर बड़ा है 50 से, अगर मैं इसको कंफर्म कर लूँ, तो अगर वो बड़ा नहीं है तो फिर इसका लेस ही होगा। अब इसमें तो कोई और दूसरी राय नहीं है ना, यानी हमेशा इसके आंसर ही दो हैं। अगर मैं एक साइड चेक कर लूँगा तो अगर वो साइड सही नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि वो सेकंड वाली ट्रू है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका थर्ड आंसर इसका नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट has only two distinct values, one is true and second is false. अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे जो परसेंटेज है, either this percentage is greater than or equal to 50, ये मेरी कंडीशन स्टेटमेंट है, यानी कि मेरी जो परसेंटेज है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये मेरी स्टेटमेंट है। दिस इज माई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अब ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जैसे मेरी परसेंटेज इस वक्त कितनी है, 68%, तो 68% इज ग्रेटर देन 50, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू का मतलब क्या है कि ये स्टूडेंट पास है। लेकिन अगर बाई चांस इसकी जो परसेंटेज है ओवरऑल वो 50 से लेस होती है, 48 होती है या 47 होती है, तो 47 इज नॉट ग्रेटर देन 50, तो फिर इसका ये तो फॉल्स हो गया ना। तो फॉल्स होने के का मतलब क्या है कि स्टूडेंट पास नहीं है, यानी फेल है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो Yes, sir. अब इस स्टेटमेंट को यूज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं इफ फंक्शन। इन फंक्शन का नाम क्या है, इफ आई एफ। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि जब भी आपने कोई यूज़ करना है, कैलकुलेशंस करनी है, कोई फार्मूला यूज़ करना है, कोई इक्वेशन लिखनी है, कोई मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यू नीड टू टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन। तो यहाँ भी हमें इक्वल साइन से ही स्टार्ट करना है। Now you have to type if function. If function mean if. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि फंक्शन की जो पहचान है वो उसकी पैरेंथेसिस होती हैं। हर फंक्शन के नेम के फौरी बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट होती है, यानी एक स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और एक एंडिंग पैरेंथेसिस। तो पहले एक स्टार्ट होगी, फिर एक एंड होगी। दिस इज द मेन यू कैन से कि इंडिकेशन है कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने वो इनपुट लिखनी है, इसकी आर्गुमेंट्स लिखनी है। तो यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि जो इफ़ का फंक्शन है इसमें 3 आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं, इसके 3 इनपुट्स इसको देते हैं। पहली इनपुट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम टेस्ट करना चाहते हैं, यानी मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको चेक करना चाहता हूँ। तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट मेरे लिए क्या है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब परसेंटेज कहाँ लिखा हुआ है, उस सेल का एड्रेस क्या है, H19। तो H19 इज़ द सेल एड्रेस ऑफ द परसेंटेज। तो मैं यहाँ लिखूँगा H19, तो देखो उसने हाईलाइट कर दिया है कि ये सेल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो दिस इज़ माई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैं इस कंडीशनल स्टेटमेंट को चेक करना चाह रहा हूँ कि ईदर दिस वन इज़ ट्रू और फॉल्स। अब मैंने आपको पहले कहा कि इस स्टेटमेंट के सिर्फ 2 ही आंसर है, ट्रू या फॉल्स। So if this statement is true, so you need to type here in second parameter, in second argument, in second input. The second input or second argument is a message you want to display against the statement if that statement is true. मैं यहाँ पे वो मैसेज लिखूंगा जो इस स्टेटमेंट के ट्रू होने पे रिटर्न होना चाहिए, जो मुझे नजर आना चाहिए।
इस फंक्शन ने एक मुझे वेरिएबल रिटर्न करना है, ठीक है, एक टेक्स्ट रिटर्न करना है। वो टेक्स्ट रिटर्न करेगा किसकी बेस पे? इस स्टेटमेंट की ट्रू या फॉल्स होने की बेस पे। तो अगर ये फॉल्स, अगर ये ट्रू होगा तो ये फर्स्ट मैसेज एंड फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी प्रिंटेड। तो here you have need to type तो what you want to show against the true, यानी अगर ट्रू हो तो मुझे क्या लिखवाना है? I want to write here pass, क्योंकि ये मैसेज है। तो whenever you need to type some text or string in the function, that must be enclosed within the double quotation marks, यानी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखना है, किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी टेक्स्ट को। जब भी मुझे किसी डेटा को लिखना होगा जो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, जिसकी डेटा टाइप टेक्स्ट होगी, न्यूमेरिक की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट की, जिसमें अल्फ़ा करेक्टर्स आते हैं ए बी सी वगैरह, ठीक है। अगर इस करेक्टर का कोई स्ट्रिंग है, कोई डेटा है, दैट स्ट्रिंग और दैट डेटा मस्ट बी इनक्लोज विद इन दी डबल कोटेशन मार्क्स। तो ये तो मुझे लिख बता दिया कि इफ़ दिस दैट फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू तो मैसेज आ जाएगा पास। लेकिन अगर ये फेल हो गया बच्चा, यानी कि ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गई, तो फिर तो अल्टीमेटली उसका आंसर क्या आना है? कंडीशन को दोबारा टेस्ट करने की जरूरत है। यानी अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई फ़र्ज़ करें, तो उसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। तो फिर अगर वो पास नहीं हुआ तो फिर अंडरस्टूड है कि वो फेल ही हुआ है, दोनों के दरमियान में कुछ नहीं होता, या तो वो पास होता है या फेल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि पास भी नहीं हुआ लेकिन फेल भी नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन तो कभी नहीं होती। So here you need to type the third parameter, third argument that will be executed, that will be printed if the statement, if the condition statement is false. And if condition statement false आ जाएगी, then you can see this result, and that will be fail in this case. Okay, after completing all of the parameters, all of the arguments of any function, you need to close the bracket. यानी वो ब्रैकेट जो हमें स्टार्ट की थी शुरू में, पैरेंथेसिस जो स्टार्ट की थी, तो here you need to type the closing parenthesis. ये मैंने पैरेंथेसिस क्लोज कर दी। ठीक है, बात क्लियर होगी यहाँ तक? अब एंटर प्रेस करें, यू कैन सी पास, यानी स्टूडेंट पास हो गया। अब सपोज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैं कुछ डेटा चेंज करता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे इसकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 50 से कम आ जाए नज़र। तो अभी चेक कर लेते हैं कि मार्क्स थोड़े कम कर दें। तो देखिए 42, तो 42 पे मैसेज देखे क्या हो गया चेंज, फेल। तो ये इसका मतलब मुझे फार्मूला एक बार ही लिखना है, बिकॉज दो ऑल दीज फार्मूलाज आर डायनेमिक फार्मूलाज, their results will be changed as you change the data. तो मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ। तो 62% आ गई है, मुझे इससे पास शो कर दिया। जी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। बाकी सब लोग सही है? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे? नो सर। अब जो फार्मूला हमें बनाना है ग्रेड फाइंड करने का, तो ये ज़रा थोड़ा सा आंखें खोल के बैठें, कान खोल के बैठें। ये काफ़ी मुश्किल फार्मूला है, ठीक है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। तो इसलिए मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होना है। अब ग्रेड के रूल्स हैं 5, कि अगर तो मार्क्स आपके 50 से कम हैं तो फेल है, 50 से ज़्यादा हैं बट 60 से कम है तो डी है, 60 से ज़्यादा है बट 70 से लेस हैं तो सी है, 70 से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है तो बी है,
और अगर 80 से ज़्यादा है तो ए। अच्छा, यहाँ पे इस फंक्शन के अभी जो मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं एक और कंसेप्ट भी यूज़ करूँगा, दैट इज़ नेस्टेड फंक्शंस। नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं? इफ़ वन फंक्शन is used as a argument for other function, यानी अगर एक फंक्शन किसी दूसरी फंक्शन के लिए एज ए आर्गुमेंट यूज हो रहा हो, एज ए इनपुट यूज हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, बात समझा गई? यानी एक फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन डाल देगा, वो यानी पहला फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो उसका जो रिजल्ट है वो दूसरे के लिए इनपुट बन जाए, फिर अगर उसका रिजल्ट है तो तीसरे के लिए इनपुट बन जाए, तो ये नेस्टेड फंक्शन कहलाते हैं। आंसर इस फंक्शन का एक ही आएगा होगा, यानी कि मैं 3 फंक्शन यूज़ किए नेस्टेड, ठीक है, जो एक अंदर हैं एक दूसरे के, तो व्हेन यू विल गेट द आंसर, तो आंसर विल बी ओनली वन। आंसर 3 नहीं आएंगे क्योंकि हर एक फंक्शन अपना रिजल्ट किसी दूसरे को रिटर्न करता है, फिर वो अगले को रिटर्न करता है, फिर उसके आगे वाले को रिटर्न करता है, तो फाइनली मुझे आंसर एक ही मिलेगा। क्योंकि अब हम यूज़ करने लगे हैं ग्रेड फंक्शन, तो इसका एक तरीकाकार है कि जो रूल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इस रूल को कहाँ से चलना चाहते हैं, बॉटम से स्टार्ट करना चाहते हैं या टॉप से स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलें, अगर हम ये करते हैं कि बॉटम से स्टार्ट करते हैं, इक्वल इफ़, अभी भी इसके लिए इफ़ यूज़ करना है हमने, ठीक है, क्योंकि ये भी कंडीशंस है सारी की सारी, यानी ये कंडीशन भी या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, यानी अगर मार्क्स 80 से बड़े हो गए तो ए है, ना हुए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नीचे जाना है, उसने बी की तरफ जाना है या सी की तरफ जाना है। तो इफ़ percentage is, the percentage is in age 19 greater than equal to 80, तो अगर तो ये 80 से बड़ा होगा या 80 के इक्वल होगा तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। बट इफ this statement is false, then you need to check another condition। अब हमें एक कंडीशन और चेक करनी है, यानी एक कंडीशन हमने चेक कर ली कि मार्क्स जो है वो 80 से बड़े हैं या नहीं है, बड़े हैं तो ए है, नहीं है तो मुझे फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है ये मार्क्स हम देखें कि 70 से ग्रेटर है या नहीं है। अगर 70 से ग्रेटर होंगे तो फिर बी होगा, अदरवाइज फिर आगे चलना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे इसका लाइक मुझे एक कंडीशन और चेक करनी है। तो इफ़ यू वांट टू चेक अनदर कंडीशन, यू नीड टू अप्लाई अनदर फॉर्मूला, अदर इक्वेशन फंक्शन दैट इज सेम इफ फंक्शन। इफ now you have to check again age 19, but in this time you need to check with the second statement, second condition statement, that is greater than equal to 70. If this number is greater than or equal to 70, then answer will be B। लेकिन अगर सपोज ये भी ना हुआ तो फिर अगर नीचे हमें 3 कंडीशन अभी और पड़ेंगी, वो भी चेक करनी पड़ेंगी। तो दैट मीन फिर एक कंडीशन आ गई, you need to apply another function here again। if age 19 greater than equal to, अब मुझे कौन सी कंडीशन चेक करनी है, 60 वाली। if this one is greater than equal to 60, then answer will be C। यानी अगर वो 60 से बड़ा हो गया उसके नंबर टोटल, तो आंसर उसका सी आएगा, ग्रेड। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, अगेन यू नीड टू चेक अनदर कंडीशन, वो अंदर कंडीशन यूज चेक करनी है, तो फिर हमें क्या करना है, दोबारा से इफ फंक्शन यूज करना ज़्यादा है। इफ एज 19 ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, तो आंसर विल बी डी। लास्ट कंडीशन में चेक करने की जरूरत नहीं है
क्योंकि अगर डी भी ना हुआ उसका ग्रेड तो फिर तो एक ही आंसर है ना, एफ। यानी जब आपका ग्रेड ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो फिर लास्ट ऑप्शन विल बी एफ ओनली। तो यू डोंट नीड टू चेक द लास्ट कंडीशन हियर, क्योंकि अंडरस्टूड है। तो हमें लास्ट कंडीशन को चेक नहीं करना होता। लास्ट कंडीशन इज द ultimate solution of the problem. So you can say this one will be F. अगर अब ये नहीं सही तो F तो लाजमी है ना। अब मैंने कितनी कंडीशन यूज़ की हैं? 1 2 3 4। तो you need to close all these 4 functions one by one. ये मैंने पहला क्लोज किया, ये मैंने सेकंड क्लोज किया, ये मैंने थर्ड क्लोज किया, ये मैंने फोर्थ क्लोज किया। तो क्योंकि मैंने 4 फंक्शन यहाँ यूज़ किए इनसाइड ईच ऑफ द इफ फंक्शन, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू क्लोज ऑल दीज पैरेंथेसिस वन बाय वन। एंटर। आंसर देखें क्या आया, सी, बिकॉज के मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बट लेस देन 70, तो 62% है। अब मैं फर्स्ट करें कुछ मार्क्स इंक्रीज़ करता हूँ, मैं इसके मार्क्स इंक्रीज़ करता हूँ। देखें क्या मार्क्स आ गए, 70, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 बट लेस देन 80। ग्रेड क्या आता है, डी। तो 70 से तो बड़ा ही है ना, पॉइंट में चाहे हो गया। चलें कुछ और इंक्रीज करते हैं। अभी 77 अभी भी बी है। चेंज हो गया आपका ऑर्डर ऑफिस के बाद। ये देखिए 82 हो गया, ऑर्डर ऑफिस के बाहर 82 ग्रेड हो गया ए। इसी बिल्डिंग में लिफ्ट के बिल्कुल ऑपोजिट बैठ। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है ग्रेड फाइंड करने का वो इस वक्त सक्सेसफुली काम कर रहा है। और अगर मैं इनके मार्क्स बहुत कम कर दूं, वो देखिए 45% एफ आ गया। ठीक है, तो दोबारा चेक करें इसको। मेरे पास 5 कंडीशंस हैं बट यू नीड टू चेक ओनली 4 1। लास्ट वन इज अंडरस्टूड। तो मैंने बॉटम से स्टार्ट किया है, 80 से स्टार्ट किया है कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आंसर विल बी ए, बट इफ दैट इज नॉट द केस you need to check the second condition, and that is the greater than equal to 70. So if that one is true, the answer will be B. But if again that is not true, you need to check the third condition, that is equal to age 19 greater than equal to 60. And if that statement is true, then answer will be C. Otherwise, again you need to check the fourth condition, and that will be age 19 greater than equal to 50. And if this statement is true, then answer definitely will be 3. But if that is not true, that is the understood, you can say okay, your answer will be F. And because there are 4 functions, those are nested within each other, यानी एक दूसरे के अंदर नेस्ट हुए हैं, so that's why you need to close all of the parentheses of all the functions. तो 4 बार मैंने क्लोज किए ब्रैकेट्स, तो मेरे वो parentheses कंप्लीट हो गई हैं, and you will get the answer.